जय हिंद साथियों, मैं सम्राट आज़ाद आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज 16 अगस्त है और 16 अगस्त का इतिहास हमारे परीक्षा के लिए बहुत है खास, क्योंकि आज देश के 10वें प्रधानमंत्री और भारत की राजनीति के वो सितारे जिनका कभी अंत नहीं होना चाहिए, वो आज हम सबको छोड़कर चले गए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। 16 अगस्त 2018 में इनका निधन हुआ। 93 वर्ष की आयु में ये हमें छोड़कर चले गए। हमारे देश की राजनीति को एक नया मुकाम, नया आयाम देने वाले प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। आज हम चर्चा करेंगे इनके अनसुनी कहानियों पर, अनसुनी बातों पर, और वो बातें जो शायद हमारी परीक्षा के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कहानी शुरू होती है 1924 से। 25 दिसंबर का दिन 1924 में एमपी के ग्वालियर में जन्मे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत ध्यान से सुनिएगा कहानी को, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, जिससे शायद आपको कुछ जानकारी मिलती रहे और जानकारी आपको जो पेपर के दृष्टिकोण से है वो आप नोट डाउन करते रहें। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में जन्मे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। और ये जो डेट है 25 दिसंबर, यही डेट ऑफ बर्थ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भी है। अब आपके लिए एक प्रश्न यहाँ मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न लिखते रहिएगा और प्रश्नों को मैं आपसे पूछता रहूँगा। सारे प्रश्न आपके लिए यानी कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देने का कोशिश करिएगा कि हमारे यहाँ 10वें प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो नवाज शरीफ पाकिस्तान के कौन से प्रधानमंत्री थे। जबकि अगर 2015 की बात करें तो 2015 में पूछा गया प्रश्न है रेलवे में कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के कौन से नंबर की प्रधानमंत्री थी। तो एक प्रश्न शायद ये भी बन सकता है। इस प्रश्न को नोट डाउन करिए और उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म से एक दिन पहले, यानी कि हम बात करते हैं 24 दिसंबर 1924 को, संगीत की दुनिया का वो सितारा जिसकी आज भी पूरी दुनिया मुरीद है, जैसे अगर हम बात करें उनकी, शायद आप समझ गए होंगे, मोहम्मद रफ़ी साहब की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब 24 दिसंबर वर्ष 1924 को जन्मे थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। शुरू से इनका जीवन, बचपन से ही जीवन इनका देशभक्ति की ओर ओत-प्रोत से भरा था। अगर हम बात करें तो बड़े ही बाल्यावस्था में इन्होंने ही देशभक्त नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। थोड़ी जब युवा अवस्था में पहुंचे, किशोरावस्था में, तो इन्होंने एक पत्रिका लिखी, ताजमहल। ताजमहल नाम की एक पत्रिका, यानी कविताओं से भरी एक पत्रिका लिखी, जिसमें कहा जाए तो ताजमहल पर आलोचना की इन्होंने। क्योंकि आप जानते हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की छवि हिंदूवादी विचारधारा से पूरी भरी पड़ी है। आप जानते हैं, क्योंकि इन्होंने जब थोड़ी सी अवस्था इनकी सुधरी, थोड़ा बड़े हुए ये, तो उन्होंने हिंदू तन और हिंदू मन नाम की एक जो है रचना भी रची उन्होंने। आगे करियर शुरू होता है इनका, तो ये पहली बार टिकट लड़ते हैं बलरामपुर से और बलरामपुर से ये हार जाते हैं। लेकिन इनका जो राजनीतिक करियर है, जो राजनीतिक करियर जो उठता है, वो लखनऊ से है। आप सोचिए, भारत के 10वें प्रधानमंत्री, इत्तेफाक देखिएगा, 10वें प्रधानमंत्री 10 बार लोकसभा से सांसद रहे हैं और 2 बार राज्यसभा से सांसद रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय से लेकर देसाई जी के समय से लेकर इन्होंने अपने समय तक की जो राजनीतिक करियर है, इन्होंने उसको देखा। आप समझ सकते हैं कि 1924 यानी कि देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ है। यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने आज़ादी, यानी जब 1947 में हमको मिली, तो एक किशोर अवस्था में इन्होंने उस आज़ादी को प्राप्त की होगी। वो देश भक्ति बातें भरी होंगी, जैसे कि हम लोगों में सिर्फ देशभक्ति बातें 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, इन्हीं सबको देखने को मिलती है। लेकिन उस समय देश के आंदोलन को देखकर इस बच्चे में, यानी कि इस नेता में कितना कुछ भरा होगा। हमें अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत कुछ सीखना है। अभी तो बहुत सी बातें हैं। इनके कुछ अनसुने वाक्य मैं बताऊं आपको। वाक्य क्या है इनका, कुछ अनसुना एक वाक्य इनका याद आता है मुझे, जब ये विदेश मंत्री हुआ करते थे। विदेश मंत्री की अगर हम बात करें तो देसाई जी की सरकार बनी 1977 में। 1977 में सरकार बनती है 2 साल के लिए, 1979 तक। तो अगर हम बात करें इन 2 वर्षों में ये विदेश मंत्री रहे,
जब विदेश मंत्री हुए तो इन्हें अफगानिस्तान का दौरा करना था। जब विदेश मंत्री चुना भी गया इनको, उस समय ये मतलब पार्टी गठबंधन की थी, लेकिन विपक्ष के नेता थे, विपक्ष में बैठा करते थे ये। तो इन्होंने इंदिरा गांधी जी को लेटर लिखा था, पूछा था कि क्या इंदिरा जी मुझे विदेश मंत्री के तौर पर जो है अफगानिस्तान जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए, मुझे आप कुछ सजेस्ट करें। इंदिरा गांधी जी ने इनको सुझाया भी था। हालांकि इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस पार्टी की, और ये अगर कहें जो जनसत्ता यानी जनता दल पार्टी, जनसत्ता और जनता दल पार्टी मिलाकर के बाद में बनती है बीजेपी। तो इनके अगर दोनों की बात करें तो फिर भी इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप जाइए। ये जाते हैं और उस दौरान ये जब अफगानिस्तान की यात्रा करते हैं तो अफगानिस्तान में एक शहर है, एक स्थान है, इसका नाम है जिसे कहते हैं गजनी। गजनी एक प्रदेश हुआ करता है जो पहाड़ियों से बहुत घिरा हुआ है, बीहड़ इलाका है। वहाँ जाने की ये मतलब जब अफगानिस्तान पहुँचते हैं तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ये सब मीटिंग संगठन होता है, सारी बातें होती हैं। उसी समय ये अपने यानी कि अपनी दिल की इच्छा व्यक्त करते हैं वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कि मैं काबुल में यानी अफगानिस्तान में गजनी घूमना चाहता हूँ। तो लोगों ने बड़े हैरान हो गए कि आप गजनी जाना चाहते हैं, वहाँ पे तो एक होटल नहीं है, आसपास यानी कि कहीं बंजर भूमि है, कोई रहने वाला नहीं है, वहाँ आप जाकर क्या करेंगे। तो भारत में इन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिली थी। इन्होंने कहा कि मैं सुरक्षा अपनी खुद लेकर जाऊंगा, आप उसकी चिंता ना करें, बस आप परमिशन दें। तो भाई काबुल सरकार यानी कि अफगानिस्तान सरकार बड़े सस्ते में आ गई, बोली ठीक है भाई चलिए। तो अपनी उसने दमखम लगा के इनको भेजा, ये गए। जब ये पहुंचते हैं वहाँ तो वहाँ सब कुछ इन्होंने देखा, पूरा जायजा किया, और वहाँ से लौट करके जब ये भारत आते हैं तो इनका विपक्ष में घिराव होता है। यानी कांग्रेस उस समय विपक्ष में थी, कांग्रेस ने इनका घिराव किया। सभी लोगों ने इनकी फिरकी लेना चाहिए, ठीक है। वो फिरकी समझते हैं ना आप, पीके में कौन फिरकी ले रहा है, ठीक है। तो इनकी फिरकी लेना चाहते हैं। जब फिरकी लेना चाहते हैं इनको हंसी का पात्र बनाया जाना है। संसद में लोग कहते हैं खड़े होकर के, केटल जी आप वहाँ बिहार में क्या ढूंढने गए थे, क्या अपने लिए कोई माशुका ढूंढने गए थे क्या। सोचिएगा तंज कैसे कैसे जा रहे हैं। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जानते हैं, थोड़ा सोच समझ कर बोला करते थे। कवि व्यक्ति थे, देश के पहले कवि प्रधानमंत्री हैं, दूसरे हमारे मोदी जी हैं। बात यहाँ किसी पार्टी की मत समझिएगा, बस एक ऐसे लीडर की समझिएगा, एक व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करिएगा जिससे शायद कुछ सीख मुझे जीवन में मिल सके। यहाँ किसी राजनीतिक करियर से मत देखिएगा, ना किसी पार्टी से जोड़िएगा। तो जब ये बात उठी तो उन्होंने बोला अंदर से, संसद के अंदर खड़े हुए और बोले, स्पीकर महोदय मैं गजनी ये देखने नहीं गया था, गजनी मैं ये देखने गया था कि गजनी की मिट्टी, गजनी की सरजमी ऐसी है जिसने एक ऐसे लुटेरे को पैदा किया जिसने भारत को 17 बार लूटा। मैं उस सरजमी को देखने गया था। शायद आपको अब समझ में आएगा गजनी प्रदेश का निवासी कौन जिसने भारत को 17 बार लूटा। महमूद गजनवी का नाम सुना होगा आपने। इस बात से पूरा संसद अवाक हो जाता है। दूरगामी सोच रखने वाले व्यक्ति पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का ये वाक्य। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। एक बार 16 मई से 1 जून तक 1996 में बनते हैं, से 13 दिनों के लिए। सबसे कम समय के लिए भारत के इतिहास में पहली बार बनने वाले प्रधानमंत्री कोई हैं तो वो हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ही हैं। महज 13 दिन के लिए गठबंधन की सरकार बनती है। सरकार को ये मतलब विपक्ष को मालूम चलता है कि सरकार अविश्वास मत में है और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अविश्वास मत लाया जाना है। अविश्वास मत जानते हैं क्या होता है, आप सभी को पता है। एक पॉलिटी का एक चैप्टर है अविश्वास मत, यानी कि किसी प्रधानमंत्री को उसके पद से कैसे हटाएं समय से पहले, तो अविश्वास मत लाया जाता है। अब तक अविश्वास मत कितनी बार लाया गया है, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर आप जरूर करिएगा, यह आप सभी के लिए प्रश्न है। अब होता है क्या है कि अटल बिहारी वाजपेयी को जैसे ही मालूम चलता है कि मेरे लिए अविश्वास मत लाया जा रहा है, उन्होंने तुरंत पद से त्यागपत्र दे दिया। ऐसे दिलेर नेता, ऐसे जिसे कहते हैं, कह सकते हैं ना कि आप पूरे अपने आप को स्वाभिमान से भरे व्यक्ति हैं, कि उन्होंने कहा कि तुम मुझे क्या हटाओगे यार, मैं खुद त्यागपत्र देता हूं, मुझे पद ही नहीं चाहिए। मतलब अपमानित होकर के पद त्याग करने से बेहतर है कि मैं स्वेच्छा से त्याग कर दूं, है ना। ये वाक्य ठीक बैठता है। हमारे अब तक सर्वोच्च न्यायालय के 2 जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनके ऊपर महाभियोग लाया गया, उन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। यानी कि उनके ऊपर ये प्रक्रिया पूरी ही नहीं होने को आई और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ऐसे ही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, इनसे ही सीख मिलती है हमें कि कभी भविष्य में हमें ऐसी बात आए और अपना पद का जो त्याग इस प्रकार से करना पड़े तो हम पद पहले ही छोड़ देंगे कि भैया हमें अपमानित होकर के पद त्याग नहीं करना, आप पद ही ले लो, मुझे पद नहीं चाहिए, मैं पद का भूखा नहीं हूँ, ठीक है। अब
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर प्रधानमंत्री बनते हैं 1998 में, और 1998 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं ये पीवी नरसिम्हा राव इनके पहले प्रधानमंत्री थे और इसके बाद ये बनते हैं, यानी कि 13 दिन के लिए जब प्रधानमंत्री बनते हैं तभी की बात है ये। तो पीवी नरसिम्हा राव इनको उपहार स्वरूप गुलदस्ता देते हैं और गुलदस्ते में कहते हैं देते समय कि अटल, मैंने तैयारियां कर दी हैं, तुम्हें अंजाम देना है। और वो बात थी परमाणु बम परीक्षण की। एक लेटर रहता है, लेटर कहते हैं कि इसको जाकर के अपने प्रधानमंत्री आवास में पढ़ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समीप अगर हम बात करें सिर्फ दो नेता थे, एक ब्रजेश मिश्रा जी थे और एक जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। आपको पता है कि लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उप प्रधानमंत्री का पद भी ग्रहण कर चुके हैं। भारत में अब तक आखिरी उप प्रधानमंत्री अगर कहा जाए तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लाल कृष्ण आडवाणी ही रहे हैं। पहले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ तक तो कहानी ठीक समझ में आती है। दूसरी बार बनते हैं ये, पहली बार तो नहीं कर पाते हैं। 98 में जब ये बनते हैं तो उन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिखाया। और फिर 1999 का चुनाव होता है, कारगिल युद्ध के बाद चुनाव। तो ये यानी युद्ध में कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध में इन्होंने विजय दिलाई। उसकी मैंने वीडियो बना के दे रखी है आपको, कारगिल विजय दिवस पर 26 जुलाई की वीडियो को देखिएगा। उसको उस बातों को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं बनता, समय आपका फालतू बर्बाद जाएगा। तो अब होता क्या है कि चुनाव में ये फिर जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इन्होंने भारत पाकिस्तान के रिश्ते को सुधारने के लिए लाहौर बस सेवा शुरू की, यानी कि पाकिस्तान का दौरा किया, लाहौर बस सेवा। मैंने इस बात को बताया, ये प्रश्न वीडियो बीएड के प्रवेश परीक्षा में इस वर्ष पूछा गया है। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में पेपर आया। तो अब होता क्या है कि जब ये वहाँ यात्रा करने जाते हैं, यानी वहाँ ये पहुँचते हैं, तो वहाँ की पत्रकार महोदय, यानी कि महिला पत्रकार, और जानते हैं पाकिस्तान के बारे में मैं एक शब्द व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूँ, ठीक है, आप समर्थन में अगर मेरे हों तो लाइक और कमेंट्स जरूर करिए। ये जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ, पाकिस्तान का आकार कुत्ते जैसा भले हो, पाकिस्तान गधों का देश हो, गधे से अधिक पाकिस्तान में पाले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हुस्न और खूबसूरती तो बहुत है। इस बात से मैं सहमत हूँ। अगर आप नहीं सहमत हैं तो शायद हिना रब्बानी विदेश मंत्री को आप याद करिए। इरफान खान की जब नए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बने तो उनकी विदेश मंत्री बनाई गई हिना रब्बानी, आप उनको देख करके जान सकते हैं। तो अब जो वाक्य बताने जा रहा हूँ ये वाक्य जुड़ा हुआ उनसे है। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में जब दिल्ली यानी लाहौर से ये बस चलाई गई, यानी लाहौर और दिल्ली लाहौर के बीच में चली थी ये बस, तो लाहौर से जब वो बैठते हैं अपने अमृतसर से लाहौर तक जाने के लिए, तो वहाँ जब पहुँचते तो वहाँ महिला पत्रकार इनसे बाकी इंटरव्यू लेती है, बहुत खुश होते हैं। और ये यात्रा इन्होंने 25 दिसंबर को की थी, क्योंकि नवाज शरीफ का भी बर्थडे 25 दिसंबर को पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन दिसंबर 25 और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भी दिसंबर 25, इत्तेफाक देखिएगा। पहुँचे तो वहाँ की पत्रकार महोदय ने सब कुछ जब वार्तालाप हो गई तो बोली कि पंडित जी अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप शादी क्यों नहीं करते, आप विवाह क्यों नहीं करते। विवाह का शब्द सुनते ही मुस्कुराहट आ जाती है हर किसी के चेहरे पर, क्योंकि शादी का ये वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो जैसे ही प्रश्न किया जाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी मुस्कुराते हैं, लेकिन तब तक वो प्रस्ताव रख देती हैं, पंडित अटल जी को बोलने का मौका ही नहीं देती हैं। कहती है मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मुँह दिखाई में जम्मू कश्मीर चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी बड़े नेता जानते ही हैं, कवि है और दूरगामी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। मुस्कुराए और उन्होंने कहा बेशक मैं आपसे विवाह तो कर लूं, लेकिन मुझे दहेज में पाकिस्तान चाहिए। इसे कहते हैं नहले पे दहला। जिसके घर में घुसे उसके घर में घुस करके सीने के दम पे ठोक करके जाए कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। एक ये वाक्या, उसके बाद एक और वाक्या, जब ये वापस चले आते हैं भारत, तो वहाँ उस समय थल सेना प्रमुख हुआ करते थे, जो बाद में आगे चल करके पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी हुए, परवेज मुशर्रफ, समझिएगा। तो परवेज मुशर्रफ ने कहा थल सेना प्रमुख होते समय कि पाकिस्तान कश्मीर के बिना अधूरा है, पाकिस्तान कश्मीर के बिना अधूरा है और उसे हम लेकर रहेंगे। अटल जी इस बात को जब प्रकाशित किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी तक ये बात पहुंची तो थोड़ा समय लगा काफ़ी, यानी कि मुझे याद है उस समय ये दौर था, हम लोग युवा यानी कि पढ़ाई के उस दौर में थे, इस सब बातों से बहुत दूर थे। लेकिन जब ये वाक्या सुनते हैं तो याद आता है कि हाँ वो न्यूज़ का समय जब ये दिखाया गया था तो बहुत छोटे हुआ करते थे हम लोग। तो ये बात जब उठी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 दिन बाद उत्तर दिया था इसका, थोड़ा देर में उत्तर दिया लेकिन सटीक उत्तर दिया। कहते हैं देर आए लेकिन दुरुस्त आए।
पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी मीडिया से मुखातिब होते हैं, यानी कि मीडिया से मिलते हैं और कहते हैं कि अगर पाकिस्तान कश्मीर के बिना अधूरा है तो हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बिना अधूरा है। और एक शायरी मारी उन्होंने, वो शायरी मैं गुनगुनाना चाहूंगा, शायरी सुनिएगा। मिल जाती सपनों की शहजादी अगर, सुनिएगा, मिल जाती सपनों की शहजादी अगर, हो जाती मुशर्रफ की बेटी से शादी अगर, मिल जाती सपनों की शहजादी अगर, हो जाती मुशर्रफ की बेटी से शादी अगर, तो हो जाता कश्मीर का निदान अगर दहेज में मिल जाता पाकिस्तान। समझ रहे हैं? एक यानी 4 लाइनों में उन्होंने क्या क्या बोला, यानी 4 लाइनों में बहुत कुछ वो कह गए। ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर बात करें तो आज जो ये सड़क आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, यानी कि गांव को शहर से जोड़ने की जो विधा है, जो प्रक्रिया है, सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना जिसका पूरा नाम है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है। इसका लक्ष्य सन 2004 से 2014 का रखा गया था और सामने देख सकते हैं आप, बॉर्डर पर पहुंचने के लिए हमारे जवानों को संघर्ष ना करना पड़े, इसलिए सड़क परियोजना चलाई गई थी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है स्वर्णिम चतुर्भुज। अगर हम बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि किन किन नेशनल हाईवे को मिलाकर स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण किया जाता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की और कुछ कारनामे अपने कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने किए हैं। कहते हैं कि आपने अक्सर सुन रखा होगा, यूएन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने वाले पहले व्यक्ति, पहले अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ही हैं। अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति, भारत के एक युवा नेता नरेंद्र दत्त अर्थात स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में पहले बोला था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और उसके बाद फिर मोदी जी। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने यूएन को संबोधित किया वो है अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी प्रश्न लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक सड़क योजना आई, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आई। इन्होंने अगर कहा जाए 2002 में इनके समय में एक घटना घटी, गोधरा कांड, गुजरात गोधरा कांड, जो इनके चुनावी करियर को और इनके चुनावी राजनीतिक करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। और यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी जी का ड्रॉबैक शुरू होता है। 2004 के बाद राजनीतिक करियर में उनकी गिरावट आती है, स्वास्थ्य भी साथ नहीं देता है और अब बहुत वृद्ध हो जाते हैं। जब तक उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष की कहानी इनकी पूरी भरी पड़ी रहती है और फिर धीरे धीरे ये गिरते गिरते काफ़ी इनकी जो है शरीर साथ नहीं देता, बीमारियों से घिर जाता है और ये फिर बीमार हो जाते हैं और अपने जन्म स्थान यानी पैतृक निवास पर ये रहना शुरू कर देते हैं। आरएसएस के लिए इन्होंने कार्य किया, आरएसएस के लिए एक प्रबल नेता के रूप में रहे। और अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपनी पूरी जो संसद की यात्रा है उसको एक पुस्तक में लिखा, संसद के 3 दशक, यानी कि संसद के 30 साल, वो 30 साल जो इन्होंने संसद में अनुभव लिया। संसद के 3 दशक इनकी सबसे प्रसिद्ध रही हैं। 51 कविताएं, बिखरे सपने, ये 3 पत्रिकाएं इनकी बहुत रही हैं। एक है आग का दरिया है, आग ही आग है। अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कुछ पत्रिकाएं हैं इनकी जो बड़ी चर्चा में रही। 25 दिसंबर 2014 को देश के प्रधानमंत्री यानी कि जो है मोदी साहब इनके आवास पहुंचते हैं और इन्हें भारत रत्न सम्मान के लिए इनका नाम जो है रिकमेंड कर दिया जाता है, जो 26 जनवरी को दिया जाता है। 25 दिसंबर 2014 को इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। इनके साथ साथ जो है अगर कहा जाए पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया। लेकिन एक समय आता है 16 अगस्त, इस पर भी राजनीतिक व्यू है और देश के लिए मरते मरते भी ये इतना बलिदान दे गए। इसके पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जितना मैं रीड कर सकता हूँ या मैंने व्यक्तिगत तौर पर जो रीड किया है कि 15 अगस्त को ही इनका निधन हो गया था। लेकिन राष्ट्र, हमारा देश, हमारा राष्ट्र ध्वज झुकाया ना जाए, 15 अगस्त का उत्सव कहीं कम ना हो जाए, आज़ादी का वो जश्न, इसलिए इनकी मृत्यु भी एक रहस्य की तरह रही कि आगे चलकर यानी कि 15 और 16 के बीच में रही। मैंने 2018 का वो दौर देखा
जब 16 अगस्त को इनकी मृत्यु की घटना समाचार मिलती है, रात में ही मिल जाती है, 15 अगस्त की मध्यरात्रि में खबर आ जाती है, आग की तरह फैल जाती है कि 2 बजे आसपास इनका निधन हो गया है। तो 2 बजे के बाद यानी कि 16 तारीख लग जाती है 12 बजे के बाद। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। जैसे कि अगर हम बात करें तमिलनाडु की मुख्यमंत्री अम्मा जी का निधन बहुत समय हो गया था, लेकिन कहीं तमिलनाडु में आंदोलन न शुरू हो जाए, कहीं तमिलनाडु में सत्ता की लड़ाइयाँ न शुरू हो जाए, तो जो है अम्मा जी की मृत्यु को शाम को 8 बजे बताया गया, 7 बजे बताया गया, जब तमिलनाडु के लोग खा पी करके अपने घरों में बैठ जाएं ताकि कोई धरना न सके, कोई रोड पर ना निकल सके। हालांकि उनकी मृत्यु सुबह ही दोपहर में हो गई थी। ये होते हैं देश के लिए काम आने वाले, राज्य के लिए काम आने वाले, अपने स्टेट के लिए इन्होंने कार्य किया। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी, जिस व्यक्ति का जन्म राष्ट्र के लिए हुआ हो, मरना भी राष्ट्र के लिए सौभाग्य हुआ हो। ठीक है, कहते नहीं है मरिए तो मरिए वतन के लिए, न मरिए कभी बेवफा सनम के लिए, मर भी गए तो उसकी गलियों में चंदा मिलेगा न कफन के लिए, अगर मरे वतन के लिए तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न मिलने के बाद तिरंगा उनके बदन पर लपेटा जाता है। इत्तेफाक देखिए, प्रधानमंत्री के मरने के बाद अगर कहें तो तिरंगा नहीं लपेटा जाता है, एक शहीद को मिलता है तिरंगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी, अगर हम उनकी बात करते हैं तो भारत रत्न के जो भी सम्मानित व्यक्ति होता है उसे तिरंगा नसीब होता है। तिरंगा में लिपट कर शहादत को प्राप्त करना और शमशान घाट तक जाना बड़े गर्व की बात होती है। हर किसी भारतीय का सपना होता है ये, लेकिन सपने सब देखते हैं, पूरे किसी किसी के होते हैं। वो बड़े खुशनसीब होते हैं जिन्हें तिरंगा कफन के लिए मिलता है। ये मेरा भी सपना था, लेकिन मैं उन खुशनसीबों में से नहीं शामिल हूँ कि मुझे कफन के लिए तिरंगा मिले। देखा जाएगा आगे क्या भविष्य कहता है, क्या ताऊ कहता है। शायद आप लोग की दुआएं और आप लोग के प्रेम स्नेह से मैं भारत रत्न कहीं मिल जाए और मर जाऊं तो तिरंगा कफन के लिए मिले। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब 16 अगस्त 2018 को निधन होता है, उस दिन पूरे भारत में आवाहन होता है बंदी का, और सभी लोग अपना काम काज छोड़कर, जो लोग दिल्ली में थे इनके साथ यात्रा निकल पड़ते हैं। जन सैलाब की यात्रा निकलती है। ये मैंने टीवी में सिर्फ देखा था कि पंडित नेहरू जी की मृत्यु के बाद जन सैलाब चल रहा है, गांधी जी की मृत्यु के बाद जन सैलाब चल रहा है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनकी जब निकाली गई थी शव यात्रा तो जन सैलाब चल रहा है। लेकिन मैंने जो लाइवली देखा है, अगर जो मैंने अपनी लाइफ में देखा, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा कि ऐसे नेता, ऐसे दिग्गज नेता जिनके मरने के बाद पूरा भारत जो शोक में डूबा हुआ है, तिरंगे को झुकाया जा रहा है, तिरंगे को लहराया जा रहा है, इनको रैली में निकाला जा रहा है, वो भाई दौर, वो मंजर मेरी लाइफ के करियर का सबसे बेस्ट क्षण था कि यार ऐसा भी एक नेता है जिसके पीछे जन सैलाब है। चल पड़े जिधर दो डगपग, चल पड़े कोटिपक उसी ओर। गांधी जी की ये लाइनें जो हैं गांधी जी के लिए जो कही गई, वो कहीं ना कहीं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी लिखे बैठती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आजाद शत्रु का भी नाम दिया गया है। तुलना की गई है कि जिनका कोई शत्रु ना हो, विपक्ष के लोग भी इनसे मुस्कुराया करते थे। इनसे कहा जाए तो संसद भवन में बड़े ही हंसी चोहल के माहौल हुआ करते थे। ये बड़ी अच्छी वाकया चला करती थी। ये सुषमा स्वराज जी को राजनीतिक करियर सिखाने वाले इन्हीं ही हैं, क्योंकि सुषमा स्वराज जी भी इन्हीं की शिष्या कह सकते हैं, राजनीतिक करियर की हैं। उनका भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी के जो है सानिध्य में रहने के कारण एक जवाब अटल बिहारी उन्होंने दिया था सुषमा स्वराज जी ने। मुझे याद आ रहा है, बात चल रही तो याद आ गया, लालू प्रसाद जी ने कुछ कमेंट्स किए थे सुषमा स्वराज जी को। तो सुषमा स्वराज जी ने कहा, एक शायरी मारी, हमें वफा नहीं आता तुम्हें जफा नहीं आता, हमें वफा नहीं आता तुम्हें जफा नहीं आता, जिंदगी जीने के दो ही तराने हैं, एक तुम्हें नहीं आता और एक हमें नहीं आता। ये बड़ी सटीक लाइनें बैठी थी, और वो खुद कहती हैं कि मेरे राजनीतिक करियर के गुरु जो हैं वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो उनके स्मारक का क्या नाम है? अटल पथ, उनके नाम पे एक पथ का नाम रखा गया है। एक चौराहा है जिसका नाम है अब अटल चौक कर दिया गया है। हमारे लखनऊ में एक चौराहा है जो लखनऊ की शान हुआ करता है भी गंज चौराहा, जिसे कहते हैं हजरतगंज। हजरतगंज का नाम बदल करके अब अटल चौक रखा गया है। और आप जानते हैं जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे है उसका नाम बदल करके अब अटल पथ रखा गया है। और अटल जो स्मारक है वो है उनकी समाधि को कहते हैं अटल जो है स्मारक। ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि का है नाम। इनके नाम पर ही एक स्टेडियम रखा गया है नाम, जिसका नाम है एकाना स्टेडियम, जो हमारे लखनऊ में हुआ करता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। उसका नाम अब
अटल एकाना स्टेडियम है। एकाना यानी कि विष्णु भगवान के अवतार का नाम है, एकानन पंचानन चतुरानन। तो एकाना स्टेडियम के नाम के आगे अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि रख दिया गया है। और एक प्रश्न आपके लिए है, आप सब मुझे बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में है और इसकी स्थापना कब हुई? ये कब जो है शुरू किया गया है? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय ने भारत में रखा था बीएचयू की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में। आप मुझे बताएंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू विश्वविद्यालय, क्योंकि मैंने कहा ना हिंदू तन हिंदू मन, इनकी कविताएं रही हैं, इनकी जो जीवन के जो प्रारंभिक स्टेज पर लिखने वाले व्यक्ति ये हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि हिंदू से कितना ये जो इंस्पायर है, अपना पूरा जीवन आरएसएस के लिए, पूरा जीवन हिंदुत्व के लिए, पूरा जीवन हिंदुस्तान के लिए लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये बात इनके लिए लागू होती है। तो कुल मिलाकर के इनके पास प्रश्न हमारे बनते हैं कि कब से कब तक ये प्रधानमंत्री रहे, कितनी बार रहे और विदेश मंत्री कब रहे, इनके समय में वो प्रधानमंत्री कौन थे, इनकी शहीद स्मारक का नाम क्या है, इनके नाम पर कौन सा एक्सप्रेस वे का नाम रखा गया है और इनके नाम पर किस शहर में जो है चौक का नाम रखा गया है, किस राज्य में किस शहर में इनके नाम का विश्वविद्यालय खोला गया है, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें बताइएगा। संसद के 3 दशक, मैंने कहा इसको मत भूलिएगा, एग्जाम के लिए कंपलसरी है। संसद के 3 दशक, बिखरे सपने और 51 कविताएं, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और अगर फिर बात करते हैं तो ये लोकसभा सांसद कितनी बार रहे, सबसे अधिक बार कहाँ के लिए रहे, तो लखनऊ इनका सबसे बड़ा गढ़ रहा है, लखनऊ से ये हमेशा रहे हैं। हमारे यूपी ने यानी कि हमारे यूपी उत्तर प्रदेश ने कुल 9 प्रधानमंत्री अब तक भारत को दिए हैं। ठीक है, याद रखिए, मोदी जी भी हमारे यूपी से ही लड़ करके आज प्रधानमंत्री हैं, बनारस से, आप जानते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति ने कहा है कि दिल्ली की जो सियासत की जो सबसे बड़ी कुर्सी है दिल्ली की, वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ये बात इसलिए भी कही गई है क्योंकि यूपी की सीटें सबसे अधिक हैं, लोकसभा में 80 हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, तो यूपी से ही होकर गुजर सकते हैं आप। अगर सबसे बड़ी सियासत की दुनिया में बनना है, अगर आपको सितारा बनना है, तो यूपी से ही बनना पड़ेगा आपको। ये छोटी सी वीडियो, आज की जो ये वीडियो रही, ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। हम अपने चैनल की ओर से, अपने पूरे स्टाफ की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। उनकी आत्मा को कहीं भी रहें, संतुष्टि रहें और वो हमारे साथ फिर लौटें, क्योंकि व्यक्ति मरता है, व्यक्ति की विचारधारा नहीं मरती है। शायद आपको पता होगा, ये बात सुकरात ने कही थी कि व्यक्ति मरता है, व्यक्ति की विचारधारा नहीं मरती है। जब सुकरात को छुड़ाने के लिए उसके चेले पहुंचे जेल में कि जेल तोड़कर आपको निकाल लिया जाएगा, आप चलिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं आज जेल से अगर भाग गया तो मैं तो बच जाऊंगा, मैं नहीं मरूंगा, लेकिन मेरी जो विचारधारा है वो मर जाएगी। अगर मैं जेल में मरा तो मैं आज मर जाऊंगा, लेकिन मेरी विचारधारा नहीं मरेगी। तो साथियों, यही आपसे कहना है कि व्यक्ति मरता है लेकिन व्यक्ति की विचारधारा नहीं मरती है। तो कुछ ऐसा करिए, इन नेताओं से, इन हमारे बड़े दिग्गज देश रत्नों से कुछ ऐसा सीखिए कि जीवन को ऐसा एक मोड़ दीजिए कि हम भले ना रहें, लेकिन हम कहीं ना कहीं देशवासियों के हृदय में जरूर निवास करें। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो इसी वजह से बहुत से प्रधानमंत्री हुए जिनको नहीं याद किया जाता है। इन्हें क्यों याद किया जा रहा है? विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, बीपी सिंह हैं, चंद्रशेखर हैं, कभी इनकी बरसी नहीं मनाई जाती है, कभी इनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन घोषित किया गया है, आपको पता है, सुशासन दिवस के रूप में। तो ये कुछ ख्यातियां हैं, कुछ उपलब्धियां हैं जो हम करते हैं, जो हम बोते हैं। तो आज के लिए इतना साथियों, फिर मुलाकात आपसे होगी, क्योंकि अभी 20 अगस्त आ रहा है और 20 अगस्त को देश के 6वें व्यक्तिगत तौर पर क्रम से देखा जाए 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन होगा। जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, राजीव गांधी जी का जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में उत्तर करिएगा। और उनके इस पर उनकी बातें हम करेंगे, देश के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ कैसे किया, कितना कुछ किया, उन्हें कब भारत रत्न मिला, उन पर चर्चा करेंगे हम। और कहीं ना कहीं आपके एक टॉपिक क्लियर होंगे। ये एडवांस जीएस का पोर्शन होता है, इसमें एक व्यक्ति अगर है, उस व्यक्ति के आसपास जितनी चीज़ें हैं वो कवर की जाती हैं। ओके, तो आज के लिए इतना साथियों, जय हिंद साथियों।